नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम मैन आप सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी में। दोस्तों, आज एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और हमारे ही क्षेत्र से यानी कि यूपीएससी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वो है लेटरल एंट्री का, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व प्रवेश। यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसमें लेटरल एंट्री, ये दोस्तों एक मुद्दा बना हुआ है। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अनेकों न्यूज़पेपर में इसको लेके दोस्तों आर्टिकल भी आए हैं। आप देखें, बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल भी आए हैं। तो आज इसी विषय पे हम एक लंबा और एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, ये भी हल्का हम चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही मुद्दा आखिर है क्या। पहली तो बात है कि लेटरल एंट्री है क्या। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि जो हमारे सरकारी पद होते हैं, और सरकारी पद में जो आला अधिकारी या सचिव है, संयुक्त सचिव है, अतिरिक्त सचिव है, जो ये सचिव रैंक के अधिकारी हैं, इनमें तरीका क्या होता है कि जब हम यूपीएससी में किसी भी विद्यार्थी का, अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है, तो एक समय पीरियड के बाद तरक्की कर 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 प्रमोशन होकर वो क्या बनता है, अधिकारी बनता है, ऑफिसर बनता है, वो संयुक्त सचिव या आपका सचिव बनता है। लेकिन सरकार ने ये किया कि हम जो हैं कि एक तो आपका यूपीएससी के द्वारा जो आएंगे, जो भर्तियां होंगी, वो एक प्रमोशन से तो जाएंगी जाएंगी, लेकिन साथ ही क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में जो आपके विशेषज्ञ हैं, उनको भी सीधे संयुक्त सचिव के लिए बुलाया जाएगा और उनको संयुक्त सचिव के पद पर बनाया जाएगा। हालांकि जो ये नियुक्तियां होंगी, ये 3 से 5 वर्ष के लिए होगी। ये लाइफ टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम नहीं। जैसे कि हम देखते हैं यूपीएससी से जो अपॉइंटमेंट होते हैं, वो एक एज ए करियर अपॉइंट होते हैं, और आपका पूरा जब तक आप रिजाइन यानी कि आपका जब तक पूरा कार्यकाल पूरा नहीं होता, जब तक आप रिटायर नहीं होते, तब तक आप उस पद पर धारण करते हैं और आप क्रम से बढ़ते रहते हैं, निर्देशक बनते हैं, पहले आईएएस बनेंगे, निर्देशक, मतलब बहुत सारे इसके रैंकिंग है, उसके थ्रू आप बढ़ते हैं। तो यही है लेटरल एंट्री। बात उठती है कि इस लेटरल एंट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता पड़ी दोस्तों, एक तो क्या है कि आप देखें तो आज हमारे जो अधिकारियों की, जो उच्च रैंक के अधिकारी हैं, तकरीबन 1500 पदों की रिक्ति है। सरकार को चाहिए 1500 आईएएस अधिकारी, जो यूपीएससी के द्वारा नहीं आ पा रहे हैं। आवश्यकता तो यही है कि यूपीएससी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, भर्तियां हो, और जो वो कमी हो पूरी हो। लेकिन तब तक वो कमी कैसे पूरी हो, पहली तो बात ये कि वो कमी को पूरी करने का प्रयास है। हालांकि अभी ये एक कहते हैं ना, एक अब मॉडल के रूप में किया गया है कि चलो एक टेस्ट करके देखते हैं कैसे इसके रिस्पॉन्स रहते हैं, कैसे इसके प्रदर्शन रहता है। बहुत कम 45 पदों के लिए अभी नियुक्तियां जारी हुई हैं कि हम 45 पद को, केवल 45 पद संयुक्त सचिव पर भर्ती करेंगे, लेकिन भविष्य में पॉसिबिलिटीज है और भी ज्यादा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। दूसरा दोस्तों कारण क्या है कि देखिए, अभी आज हमारे यहाँ जो मॉड्यूल है, जो 90 के बाद आया, वो आया पीपीपी मॉड्यूल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और हम देखते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हम देखते हैं ब्रिटिश काल में होती है, और ब्रिटिश काल के बाद जब हम आजादी लेते हैं, तो तब भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बड़ा चेंज आता है, जहां पहले पब्लिक मास्टर की भूमिका में और केवल क्या था, लोक व्यवस्था बनाने वाले और शोषणकारी तंत्र के रूप में ब्यूरोक्रेसी को देखा जाता था। लेकिन वही ब्यूरोक्रेसी आजादी के बाद लोक सेवक के रूप में परिवर्तित हुई, पब्लिक मास्टर से पब्लिक सर्वेंट में उसका चेंजेस हुआ। और साथ ही क्या था, केवल लोक व्यवस्था बनाने वाला नहीं, लोक कल्याणकारी करने वाले एक अभिन्न अंग के रूप में हमने किसको देखा, ब्यूरोक्रेसी को देखा। 90 के बाद जब चेंजेस आते हैं, यानी कि आपका पीपीपी मॉडल आता है, तो पीपीपी मॉडल जो आता है वो भी इसी कारण से लाया गया। उसके बाद हम देखें ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा चेंजेस हुआ, जहां पहले ब्यूरोक्रेसी का मकसद केवल और केवल लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता था, बल्कि लोक कल्याण होता था। तो वहीं अब एक मकसद ये भी देखे जाने लगा कि एक आर्थिक पुट भी होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे वित्तीय बोझ ना बढ़े और लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो पूर्ण भी हो। तो आज हम देखें जिस प्रकार से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, और भारत एक लक्ष्य लेके चल रहा है कि 2047 तक एक विकसित भारत बना दिया जाएगा, और भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी जाएगी। तो ऐसे में जरूरत क्या थी, कुछ विशेषज्ञों की। दोस्तों, हम जानते हैं जो अभी रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती जो होती है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में
पिछले 15 सालों से हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जान भी रहा हूँ। हमारा पूरा कोशिश ये होती है कि हमको हर विषय की जानकारी हो। आप देखिए, आपका सिलेबस देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तमाम तरह के आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, जस्टिस, एथिक्स, ऐसे, ऑप्शनल, सब कुछ आप पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सामान्यज्ञ बनते हैं, जर्नल विद्यार्थी बनते हैं, हर विषय के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें जटिलताएँ होती हैं, उसके लिए ज़रूरत है कि जिन्होंने उसमें 15-20 साल एक ही विषय में अपने आप को खपाया हो। जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ कि जब मैं पढ़ाई खुद किया करता था, तो मुझे उतना अच्छा पॉलिटी का और आईआर की जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आज मुझे लोग कहते हैं कि आप संविधान की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। यहाँ तक कि मैं जब टीवी डिबेट में बैठता हूँ तो मुझे संविधानविद के रूप में बुलाने लगे हैं। ये हुआ कैसे? कि मैं पिछले 12 साल से केवल और केवल क्या कर रहा हूँ, संविधान पढ़ा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाने की वजह से क्या मेरे को मान लिया कि मैं संविधानविद हूँ। तो जब एक कोई व्यक्ति 15-20 साल एक ही कार्य को करता है, जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। आज आप देखिए, एक तो गाँव में बैठा हुआ डॉक्टर होता है जो वैद्य कहलाते हैं। वो टोटल इलाज करते हैं, हेडेक है तो इलाज है, स्टमक पेन है तो इलाज है, वो हर एक का इलाज कर रहे हैं। लेकिन आज दौर किसका है दोस्तों? आज दौर है स्पेशलाइजेशन का। आईज़ स्पेशलिस्ट अलग होगा, ईयर स्पेशलिस्ट अलग होगा, डेंटिस्ट डेंटिस्ट अलग होगा, स्टमक पेन के लिए अलग होगा, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होगा। तो वही बात है कि जिस भी व्यक्ति ने 15-20 साल किसी क्षेत्र में अपने आप को लगाया, तो उसके पास एक अनुभव इकट्ठा हुआ। तो सरकार की योजना ये है कि उसके अनुभव का लाभ प्रशासन और देश के लिए लिया जाए, इसके लिए लेटरल एंट्री सरकार लेकर आई है। तो सरकार के कुछ इस प्रकार के मोटिव हैं, इस प्रकार के उद्देश्य हैं। हम देखें तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सरकार ने इस लेटरल एंट्री की शुरुआत की है, चाहे वो आपका राजस्व वाला मामला हो, वित्तीय सेवा हो, आर्थिक मामला, कृषि वाला मामला हो, सड़क परिवहन का मामला हो, नवीनीकरण ऊर्जा का मामला हो, नागरिक उड्डयन का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, शिपिंग का मामला हो, राजमार्ग यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट संबंधी मामले हो। तो जो उन क्षेत्र में आपके क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको लेने का प्रयास किया जा रहा है। हम देखें तो विभाग का मैंने आपको बताया, और इसमें आप जानते हैं जो योग्यता रखी गई लेटर एंट्री के लिए, उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर 25 साल में भाई पढ़ाई-लिखाई करने के बाद किसी क्षेत्र में लगता है, तो उसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, 40 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। साथ ही क्या है कि आपका उनका जो वेतन वगैरह जो मिलेगा, जितने समय के लिए वो रहेंगे, वो 3 से जो 5 साल तक रहेंगे, उनका वेतन और भत्ते वही मिलेंगे जो सरकारी सचिवों को मिलते हैं, यानी कि जो आईएएस से प्रमोट होकर बनते हैं, उनके वाले ही भत्ते वेतन मिलेंगे। इनका दोस्तों क्या होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, इसका केवल एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कौन होगा? जो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, उस कमेटी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके आधार पर नियुक्ति होंगी। 2017 में पहली बार ये नियुक्ति हुई थी, जिसमें हम देखें तो करीब 20 के आसपास अधिकारी को लिया गया था, और आवेदन देखें तो हम 6000 के आसपास हुए थे। अभी परसों जो आई है, अब देखते हैं कितने आवेदन होंगे और कितनी नियुक्ति होंगी। पद केवल 45 आपके आए हैं, और देखा जाएगा कितने आवेदन आएंगे। 15 साल का अनुभव रखने वाले। दोस्तों, संयुक्त सचिव होता कौन है? अगर हम जॉइंट सेक्रेटरी की बात करें, जॉइंट सेक्रेटरी आखिर होता कौन है? किस पद पर इनको लिया जा रहा है? अगर हम जॉइंट सेक्रेटरी की दोस्तों बात करते हैं, तो जॉइंट सेक्रेटरी का जो पद है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आपको इससे कहीं न कहीं गवर्नेंस की भी एक जानकारी मिलेगी। जब हम गवर्नेंस में पढ़ाता भी हूँ गवर्नेंस, वहाँ भी मैं इस बात को डिस्कस करता हूँ। भारत सरकार की केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत एक पद है और एक रैंक है। संयुक्त सचिव एक कैडर बाहरी पद है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप जब भी पढ़ाई करें उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो संयुक्त सचिव का पद है, ये कैडर बाहरी पद है। बाहरी पद का मतलब एक अस्थायी पद है। मतलब कुछ समय के लिए इस पर कोई आसीन होगा, आसीन होने के बाद उस पद से हट जाएगा। इस पर कोई भी आसीन हो सकता है। और दूसरा ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से ही हो। सामान्यतः आपका आईएएस अधिकारी ही, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही हो। ये दोस्तों आपका क्या है कि पूर्णतः भारत सरकार के मंत्रिमंडल के पास होता है कि किसको अपॉइंट किया जाए, किसको ना किया जाए। और अगर हम संयुक्त सचिव के पद को देखें, तो भारतीय जो वरीयता क्रम है, उसमें 26वें स्थान पर इसकी नियुक्ति मानी जाती है। हम वरीयता क्रम देखते हैं, जैसे आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट, इस प्रकार से जो एक वरीयता हायरार्की जो हमारे यहाँ पे होती है पदों की, उसमें आपका 26वें नंबर का संयुक्त सचिव होता है आपका।
विभाग में नीति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, कार्यक्रमों में, योजनाओं में और भी विभाग संबंधित किसी मंच पर अगर कोई बात रखनी होती है, संयुक्त सचिव उस भूमिका को निभाता है। यहाँ तक कि अगर इंटरनेशनल भी संबंधित विभाग से संबंधित कोई जानकारी देनी होती है, तो इस पद की बड़ी भूमिका वहाँ पर भी क्या होती है, पूर्ण की जाती है। तो संयुक्त सचिव का जो ये रिपोर्ट पेश करते हैं, सचिव या अतिरिक्त सचिव को अवकाश देते हैं। दोस्तों बात करें क्या पहले भी इस तरह की नियुक्तियां होती रही हैं जो अभी चर्चा में आ रहा है जिसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है कि नहीं ये क्या जरूरत है करने की। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पहले ऐसी नियुक्ति नहीं होती थी। हमारे यहाँ अगर हम बात करें संयुक्त सचिव, मैं केवल भारत सरकार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की संयुक्त सचिव पद की, तो आप देखें देश में हमारे यहाँ संयुक्त सचिव के जो पद हैं वो तकरीबन 341 पद हैं। गौर करने वाली है दोस्तों बात, संयुक्त सचिव के 341 पद हैं, जिनमें से हम देखें 249 पर ही केवल आपका आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। तकरीबन आप देखें तो जो 92 पद हैं ये विशेषज्ञों की नियुक्ति होती आई है, पहले से होती आई है। बस अंतर क्या था कि पहले ये आपका बैकडोर से होता था, इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं होता था, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता था, सरकार के आसपास जो सरकार को लगता था, सरकार उन सबको क्या कर देती, भर्ती कर देती थी। अब हुआ ये है, अब ये है कि कोई भी नागरिक जिसको जानकारी भी नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकारी महकमों में जाने की जानकारी नहीं है, वो चाहते हैं राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है भाई, 15 साल तक हमने प्राइवेट सेक्टर में काम कर लिया, अब अपने पास अनुभव भी हो गया, पैसा भी अर्जन कर लिया, और ये सामान्य मानवीय की होती है कि हम पहले अपनी नीड्स पूरी करते हैं, उसको पूरा करने के बाद मन में आता है चलो राष्ट्र सेवा भी की जाए, जीवन में कुछ उपयोगी बनाया जाए। तो उन लोगों को इसके अंदर लाया जाएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले होता ये था कि सरकार अपने हिसाब से सर्च करती थी, आज सरकार सबको मौका दे रही है। जिनको जानकारी भी नहीं थी अब उनको भी जानकारी हो रही है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। पहले सरकार का एक दायरा है, सरकार से जुड़ा रहा, किसी भी तरीके से जुड़ा रहा, सरकार के नॉलेज में आया, संज्ञान में आया। लेकिन अब क्या हो रहा है, सामान्य मानवीय को भी संयुक्त सचिव पद पर जाने का मौका मिलेगा, बशर्ते उसको 15 साल का क्या हो अनुभव हो और 40 साल की एज हो। तो ये बड़ी बात है दोस्तों। अब हम देखें बहुत सारे पद आपके रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी रहे हैं। खुद हम देखें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये प्रधानमंत्री तो बाद में बने, लेकिन आप जानते हैं पहले विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे तो इनको बनाया गया। हम देखें उनको विदेश व्यापार मंत्रालय का पहले सलाहकार नियुक्त किया गया था, बाद में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए, बाद में ये वित्त मंत्रालय में सचिव बने और फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही बहुत सारे पद, जैसे मोन्टेग सिंह अहूवालिया का नाम आता है, योजना आयोग के अध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो आपका पीएम होते हैं, अब तो खैर नीति आयोग की जगह। इसके अलावा हम देखें आपका कि नंदन नीलेकणी है, विजय केलकर है, अरविंद सुब्रमण्यम है, रघुराम राजन है, उर्जित पटेल है, तो बहुत सारे से नाम हैं जो इस प्रकार से पहले नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा पहले जो नियुक्तियां हुई, उन नियुक्तियों की जानकारी सामान्यतः सब लोगों को नहीं होती थी, बगैर विज्ञापन दिए वो सब नियुक्ति हो जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक ट्रांसपेरेंसी लाने का तरीका, कि ये नहीं कि जो सरकार को पसंद है वही सरकार कहती है, अगर आपके भी मन में किसी के है, पूरे भारत के 40 करोड़ लोगों में जो भी चाहे इन पदों पे आ सकते हैं, तो सरकार ने उस कार्य को किया है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें बनाया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग बहुत बार इस प्रकार की नियुक्तियों को लेकर हम देखें तो आपका 1951 से ही शुरुआत हो गई थी कि इस प्रकार के कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। लेकिन अगर हम क्लियर कट देखें तो आपका पहले आपका रिव्यू कमेटी, जिसके योगेंद्र अलग 2002 में, इन्होंने सबसे पहली बार लेटरल एंट्री की बात की थी। उसके बाद हम बात करें तो 2003 में सुरेंद्र नाथ समिति ने बात की, होता समिति 2004 में बात की, 2005 में तो बकायदा प्रस्ताव लाया गया लेकिन वो खारिज हो गया। ऐसे 2010 में भी आया। तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, दोनों ने ही रिकमेंडेशन की थी कि ये पद होना चाहिए, यानी कि आपका इस तरह से लेटर एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद हम देखें तो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के भी जो अध्यक्ष थे, इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो थे आपके शशि थरूर 2016 में। और शशि थरूर ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि भाई आपके जो एम्बेसडर हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक डिप्लोमेटिक फोर्स की भी कमी है, विदेशों में जो हमारे एम्बेसडर उसकी भी कमी है, उसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन की। सरकार ने फिर इसको आगे भी लेके चलने का प्रयास किया कि केवल एम्बेसडर ही नहीं, राजदूत ही नहीं, उच्चायुक्त ही नहीं। उच्चायुक्त दोस्तों राजदूत जैसे ही होता है, लेकिन जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं वो आपस में एक दूसरे को हाई कमिश्नर उच्चायुक्त तो बोलते हैं, उसकी रिकमेंडेशन उनकी थी। बाकी इसको आगे बढ़ाया गया और हम जानते हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल भी इसके, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं,
उन्होंने भी, आजकल तो आपको पता है वो कहाँ पर है, वो अलग विषय है, ठीक है? उन्होंने भी इसकी रिकमेंडेशन की थी कि भई आपका होना चाहिए। अब दोस्तों बात करें किन-किन देशों में चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों 2 तरह की प्रक्रिया होती है सिविल सेवा में। एक तो होती है करियर आधारित प्रणाली, यानी कि एज़ ए करियर, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने में क्या होगा कि आपका अपॉइंटमेंट होगा, फिर एक करियर होगा आपका एक लंबा, कि भई आपको इतनी उम्र तक क्या करना है, काम करते रहना है और आप प्रमोशन होकर जाएँगे। तो ऐसे कौन से देश हैं? भारत, फ्रांस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, इन देशों में इसी पद्धति को अपनाया जाता है। लेकिन बहुत से देश हैं, जहाँ पर लेटरल एंट्री की व्यवस्था बाकायदा अपनाई गई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। आप देखें तो आपका आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, इनमें नियुक्तियाँ दोस्तों दोनों क्षेत्रों से आपको होती हैं। अमेरिका में उच्च पदों पर बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल को क्या कहता है, अपॉइंट किया जाता है। अब हम बात करें, ये बात आपको समझ में आई कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, बस इतना है कि पहले पता नहीं चलता था आम जनता को, आज जनता को पता चल रहा है तो इसलिए हो रहा है। अब इसके दोस्तों लाभ की हम बात करें, देखिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता, हम जानते हैं कि शासन प्रशासन का काम पहले के मुकाबले में जटिल हुआ है, क्योंकि हमको अब बहुत सारे हमारे लिए क्या खुल रहे हैं, क्षेत्र खुल रहे हैं। भारत आज वैश्विक भूमिका निभा रहा है, तो उस तरह की भूमिका को निभाने के लिए हमको विशेष कौशल की क्या है, आवश्यकता है। कमी को पूरा करना, जैसे मैंने कहा करीब 1500 आईएएस अधिकारियों की कमी है, उस कमी को सरकार पूरा करना चाहती है। कार्य संस्कृति में बदलाव लाना, देखिए दोस्तों जब हम नौकरशाही की बात करते हैं, तो नौकरशाही का नाम लेते ही क्या दिमाग में आता है, लेट लतीफी। और आप ये आम तौर से देख सकते हैं, आप सरकारी बैंक में जाइए, प्राइवेट बैंक में जाइए, सरकारी बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है, कितनी लंबी प्रक्रिया, प्राइवेट बैंक में जाइए, जी सर करके आपका अकाउंट खोल देंगे। तो सरकारी महकमों में लेख लतीफ़ी, लाल फीताशाही, नियम पुस्तिका आदि यथास्थिति जैसा चल रहा है, चलने दो। परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम लैटरल एंट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, कम से कम खर्चे में ज़्यादा काम हो जाए। मितव्ययता आपको देखने को मिलेगी, दक्षता, एक्सपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी, प्रभावशीलता देखने को मिलेगी। रीज़न क्या? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वही चलेगा जो लाभ कमा के देगा, जो एक्टिव होगा। आप भी जानते हैं मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी कार्यों में किस प्रकार का कार्य होता है। चाहे कोई भी हो, जानेवा सिस्टम में तो उस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं, हम उसको नहीं नकार सकते। फिर आपका सहभागी शासन, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भाई अब आपका पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करके बंदा करीब 15-20 साल अपने देकर आएगा इस क्षेत्र के अंदर, तो वो प्राइवेट सेक्टर की जो कुशलता है, वो उसको सरकार को देगा। और सरकार के आप देखें जितने भी आप काम करते हैं सरकार, जैसे मान लीजिए सरकार को सड़क बनानी है, पहले सरकार सड़क खुद बनाया करती थी, अब सरकार क्या करती है, सड़क के टेंडर इश्यू करती है। लेकिन जब वही अधिकारी वहां पर बैठेगा, वो जो उस प्राइवेट सेक्टर में था, तो उसको पता है कि प्राइवेट सेक्टर कैसे काम कराता है, कैसे काम होता है, तो वो बारीकी से क्या करेगा, सरकार की मदद करेगा, यानी कि उन चीज़ों में कार्य में बेटर तरीके से करेगा। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी सामने हैं, कुछ चैलेंजेस भी सामने हैं। चैलेंजेस क्या हैं? पहली तो बात कि पार्श्व प्रवेश के माध्यम भर्ती की समय सीमा कम है। मतलब 3 से 5 साल में बंदा क्या कर लेगा? वो आके क्या दक्षता दे देगा? थोड़ा समय बढ़ना चाहिए। ये एक आलोचना भी की जा रही है, चुनौती भी है। दूसरा क्या है, निष्पादन का मूल्यांकन कठिन है। 3 से 5 साल काम करेगा। अब जब तक कोई काम करते हैं, कोई नीति बनाए, उसको लागू कराया, उस लागू करने के बाद उसका रिजल्ट नीति के आने में 3-3 5-5 साल लग जाते हैं। जिस समय उसके नीति का मूल्यांकन होगा कि जो उन्होंने निर्णय लिए थे, जो पॉलिसी बनाई थी, वो कितनी कामयाब रही, कितनी सक्सेस रही, तब तक पता चला कि वो अपने पद से ही हट गए। अब उनको किस प्रकार से दोषी उत्तरदायित्व, कैसे जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, गुड गवर्नेंस का, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये एक समस्या दोस्तों देखने को मिलती है। साथ ही कुछ असफलताओं के आरक्षण, एक बड़ा आलोचना ये भी है कि आरक्षण का क्या होगा? भाई हम देखते हैं कि जब आप कम सरकारी नौकरी में नियुक्ति होती हैं, तो एक आरक्षण का भी लेके चलते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री में आरक्षण की बात नहीं है। तो बात हालाँकि ये ज़रूर है कि सभी वर्गों के लिए ओपन है कि कोई भी व्यक्ति आके इसको भर सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन जो रिजर्वेशन की बात है कि सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से आरक्षण की बात होती है, वो इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है। ये एक बड़ी चुनौती है कि उसको कैसे साधा जाएगा, उसको कैसे पूरा किया जाएगा। साथ ही दोस्तों क्या असफलताओं के उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे हम एयर इंडिया का उदाहरण लें, एयर इंडिया में बहुत सारे निजी कर्मचारियों को लिया गया, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए, तो ऐसा भी। और एक सबसे बड़ा उदाहरण हमको देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी फेल क्यों हुई? क्योंकि वो भी निजी तरीके से चल रही थी। आखिर में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद अपने आप को, यानी कि ब्रिटिश को, सरकार को खुद अपने अंडर में लेना पड़ा। ईस्ट इंडिया शासन आपका समाप्त हुआ, आपको याद होगा 1857 के बाद समाप्त कर दिया गया। 1858 से भारत जो है पूरा कंट्रोल में आ गया। तो जो निजी अधिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में किया था, उस प्रकार के उदाहरण भी हमको देखने को मिल सकते हैं।
आवश्यकता है पारदर्शी प्रक्रिया की। देखिए सफलता ये जो पॉलिसी है, लेटरल एंट्री की जो पॉलिसी है, कामयाब हो सकती है। लेकिन कब? जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ लोग आएँ और एकदम दक्ष लोग आएँ, एक्सपर्ट लोग आएँ, जो देश सेवा के लिए समर्पित हों, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हों, केवल मुनाफ़ा या पद के लालच से ना आएँ, वो ज़रूरी है। हालाँकि ये बात सही है। ये बात सही है कि जितना वेतन प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, उतना वेतन यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन आप जानते हैं इतने बड़े पद पर जाने के बाद केवल वेतन ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई जो और बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं या और बहुत सारे कार्य करने का मौका मिलता है, वो भी एक अट्रैक्शन है। बहुत से लोग हैं मोंटेक अहलूवालिया का नाम लिया जाता है। जब उनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो विदेशी जो उनको ऑफर थे, उनको भी उन्होंने नहीं लिया इस नौकरी के आकर्षण को देखकर। लाभ मनुष्य बनाम सार्वजनिक सेवा। दोस्तों देखिए, एक ये भी चुनौती है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है व्यक्ति, उसका उद्देश्य होता है कि हम कितना लाभ कमा सकें। जबकि सरकारी सेक्टर का मेन गुण क्या है कि आपका वेलफेयर करना है, सार्वजनिक जन सेवा करना है। इसमें एक क्लैश हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। आंतरिक प्रतिरोध। वर्तमान में जो अधिकारी हैं, जो आपका यूपीएससी के तहत चुनकर आए हैं, तो वो भी कहीं न कहीं इसका प्रतिरोध कर सकते हैं क्योंकि उनको लग सकता है कि क्लैश भी हो सकता है। और दूसरा क्या है देखिए वो एक प्रशासन के अंदर एक पूरी प्रक्रिया से आए हैं, काफ़ी लंबे समय से वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो बाहर से आए हैं और बाहर से संयुक्त सचिव बना उसके अंडर जो कोई व्यक्ति काम करेगा, वो कहेगा मैं 10 साल से प्रशासन के अंदर हूँ, ये संयुक्त सचिव मेरे को समझाएँगे कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। इस तरह के भी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये समस्या भी दोस्तों देखने को मिल सकती है। फाइनल दोस्तों हम कंक्लूजन में कहें, निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी में सुधार की आवश्यकता थी और केवल ब्यूरोक्रेसी में नहीं, जुडिशरी में भी सुधार की आवश्यकता थी। इसके लिए आप देख भी रहे होंगे, एक अखिल भारतीय जैसे हमारी प्रशासनिक सेवा होती है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऐसे ही एक प्रशासनिक सेवा के साथ साथ न्यायिक सेवा बनाने की बात भी हो रही है, ताकि जुडिशरी में जो 5 करोड़ से केस पेंडिंग है वो दूर हो। इसी तरह के रिफॉर्म की आवश्यकता ब्यूरोक्रेसी में भी है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में 15 अगस्त की स्पीच पे लाल किले की प्राचीर से कहा भी था। तो आवश्यकता है और आवश्यकता वैसे नहीं 1951 से ही हम देखें बहुत सारी कमेटी ने, जैसे मैंने आपको कहा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन में बात को कही थी। तो निश्चित रूप से सरकार का ये कदम जो है बिल्कुल हम कहेंगे कि भई प्रशंसनीय है कि सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ करना, ये तो खुद अम्बेडकर जी और पटेल जी भी कहते थे कि इतना आसान नहीं होगा। सरकार ने कदम अच्छा किया है, लेकिन बात ये है कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और बहुत सावधानी से हो। जो भी दोष हैं, जो भी कमियाँ, जो चुनौतियाँ या जो आलोचनाएँ की जा रही हैं, उनको ध्यान में रखा जाए और एक बेटर तरीके से किया जाए। आवश्यकता ये भी है कि यूपीएससी की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में यूपीएससी के माध्यम से ही हो। और एक अंतिम सुझाव ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जो सिविल सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया है वो यूपीएससी के माध्यम से होती है। अगर कैबिनेट सचिव के साथ-साथ यूपीएससी को इसमें जोड़ा जाए, तो ये बेटर तरीके से और बेटर तरीके से क्या करेगी, काम करेगी। तो दोस्तों ये मुद्दा था, चर्चा में था, पॉलिटिक्स में हो ही रही है, लेकिन मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स की कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही एंट्री होती आई है, कोई नया नहीं है, नेहरू जी के ज़माने से हो रही है। योजना आयोग का बनना ही अपने आप में था, योजना आयोग में सवाई ऐसे अधिकारी नियुक्त नहीं होते थे, सलाहकार विशेष विशेषज्ञ इसमें होते थे और उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि अगर कोई किसी क्षेत्र में किसी ने स्पेशलाइजेशन किया है और वो देश की सेवा करना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। बस यही है कि इसका मिसयूज़ ना हो, सही तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और जो-जो चुनौतियाँ उसको दूर किया जाए। चलते-चलते दोस्तों आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया एक शानदार ऑफ़र और शानदार ऑफ़र है कि पूरा अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स आपको मात्र 23,999 में दोस्तों मिल रहा है। इसमें जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज़ भी आपको अवेलेबल है। दोस्तों अभी 3 बैचेज़ हमारे लॉन्च हुए हैं। 17 अगस्त से शिखर बैच आपका स्टार्ट हुआ है, 15 अगस्त से फ्रीडम बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और 21 अगस्त से आपका लिबर्टी बैच स्टार्ट हो रहा है। साथ ही दोस्तों हमारा एक अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप शुरू हो रही है, जिसमें 90% तक आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ में रिवॉर्ड्स मिलेंगे और आपका ऑनलाइन ये होगा 25 अगस्त को 11 बजे और साथ में 5 बजे, ये दोनों आपका होगा। ये दोस्तों हमारे ऑप्शनल पेपर हैं, अगर आप कोई ऑप्शनल भी लेना चाहें तो आप हमारे यहाँ पर ले सकते हैं। कोई भी दोस्तों कोर्स आपको परचेज़ करना है तो आपको ये कोड यूज़ करना है, निपुण 810 कोड यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के बाद आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही मुझे आपसे, आपको मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। मैं इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, जस्टिस, एथिक्स और एथिक्स की क्लास अनअकैडमी पे लेता हूँ। आज इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा। इस पूरी
जो गवर्नमेंट लेकर आई है, इसके बारे में आपके कोई सुझाव हो, आपके माइंड में कोई बातें हो, आप डालिए। और भी कोई टॉपिक आप करना चाहते हैं, तो उसको भी आप मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके वो टॉपिक भी मैं इसी तरह से लूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।